देवेंद्र फडणवीस ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है और यह खुलासा किया है उन्होंने उद्धव ठाकरे को लेकर। यह खुलासा उन्होंने किया है शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के टूटने को लेकर। उन्होंने खुलासा किया कि आज के 2.5 साल पहले जब चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना मिलकर के एक साथ चुनाव लड़ रही थी, उसी समय शिवसेना ने, उद्धव ठाकरे ने ये तय कर लिया था बड़ी चालाकी के साथ कि उनको एनसीपी के साथ मिलकर ही सरकार बनानी है। ये खुलासा करते हुए उन्होंने बताया कि उद्धव ठाकरे ने जानबूझकर ये कोशिश की और जहां भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के अनुसार जहां कैंडिडेट खड़े थे वहां अपनी वोटें एनसीपी को दिलाने का काम किया। यानी शिवसैनिकों को एनसीपी को वोट देने को कहा गया जहां बीजेपी के कैंडिडेट खड़े थे। और यह कोशिश इसलिए की गई ताकि भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम रह जाएं और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी शिवसेना बनकर उभर जाए और वो दावा कर सकें कि भाई मुख्यमंत्री तो हमारा होगा। वो कहते हैं हालांकि इस काम में सफल नहीं हुई शिवसेना, मात्र 55 सीटों पर शिवसेना सिमटी थी, जबकि 100 से ऊपर सीटें भारतीय जनता पार्टी लाई थी। लेकिन ये बहुत गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से चुनाव के पहले बड़ी चालाकी से भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए शिवसेना ने अपने कार्यकर्ताओं को कहा, ये गठबंधन धर्म का बिल्कुल पालन नहीं था। और कहते हैं कि उसके बाद जब सीट नंबर गेम देखने के चक्कर में जब गिनती वोटों की खुली और ये पता लग गया कि भारतीय जनता पार्टी की ज़्यादा सीटें आई हैं, अब तो दावा बीजेपी ही करेगी। और ये चुनाव के पहले से तय था कि मुख्यमंत्री बीजेपी का ही होगा। और इसको लेकर के बोलते हैं कि फिर भी मैंने ये फोन करने की बार बार कोशिश की उद्धव ठाकरे को, क्योंकि उद्धव ठाकरे जी ने मीडिया में आकर ये बयान दिया था जब उनसे ये पूछा गया कि अब आप क्या करेंगे, भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, क्या आप मिलकर के सरकार बनाएंगे। तो उनका बयान था कि हमारे लिए सभी विकल्प अभी खुले हैं। उद्धव ठाकरे जी का मीडिया में ये बयान आना कि हमारे लिए अभी सब बाकी विकल्प खुले हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह की जब बातें कही कि हमारे लिए विकल्प खुले हैं, तो इसका मतलब है कि वो केवल भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलने के लिए इच्छुक नहीं है। विकल्प का मतलब है बीजेपी के अलावा भी वो किसी के टच में थे, और ये थे एनसीपी के लीडर शरद पवार। ये देवेंद्र फडणवीस ने खुलासा किया और खुलासा बहुत भयंकर है कि चुनाव के पहले ही एनसीपी के साथ मिलकर उद्धव ठाकरे धोखे से भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर वोट तो लेना चाह रही थी। क्योंकि आप सोचो कि जहां भी शिवसेना बीजेपी का मिला जुला कैंडिडेट खड़ा था, तो बहुत जगह तो ऐसी हैं जहां केवल शिवसेना का खड़ा है, वहां बीजेपी ने विड्रॉल किया, और कहीं बीजेपी का है तो वहां शिवसेना ने खड़ा नहीं किया। तो शिवसेना को बीजेपी की वोट मिली, लेकिन वो कह रहे हैं कि बीजेपी के कैंडिडेट जहां थे वहां शिवसेना की वोट नहीं मिली, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने बीजेपी की को कैंडिडेटों को वोट देने के लिए मना कर दिया और यह कह दिया था कि आप एनसीपी को वोट करिए। और इसका परिणाम आप देखें, भारतीय जनता पार्टी की वोटों से जीती हुई शिवसेना भी केवल 55 पर रही। अगर यह गठबंधन नहीं हुआ होता, देवेंद्र फडणवीस के अनुसार वो ये कह रहे हैं कि अगर बीजेपी की वोट शिवसेना को शिफ्ट ना हुई होती तो यह संख्या 10 से ज्यादा नहीं होती, ये 10-15 सीटों पर सिमट जाती शिवसेना, और ये किसी स्थिति में नहीं होते। इसका मतलब यह है कि उद्धव ठाकरे जो मुख्यमंत्री बने, इसमें बीजेपी वालों का ज्यादातर वोट है। उन्होंने यह भी कहा कि महाराष्ट्र में 2.5 साल में जो सरकार चली है महाविकास आघाड़ी, वहां अघोषित आपातकाल रहा है। कोई इनके खिलाफ बोले उसको उठा के जेल में डाल देना, फर्जी केस दर्ज कर देना, उद्योगपतियों से उगाही करना, डरा धमका कर। ये तो एक केस मुकेश अंबानी का एंटीलिया वाला मामला आ गया, उसमें ज्यादा मामला हाई फाई तब हो गया जब जिलेटिन की छड़ें मिली, और जिलेटिन की छड़ें मिली तो मामला आतंकवाद से जुड़ गया, क्योंकि कहीं विस्फोटक मिलेगा तो उसकी जांच एनआईए करेगी, और एनआईए ने जब जांच की तो इसका मतलब केंद्र के पास आ गई जांच। जब एजेंसियां एएनआई की इन्वॉल्व हो गई तो महाराष्ट्र की पुलिस और सरकार मिलकर जो गठजोड़ चला रहे थे, इसका खुलासा हो गया। सोचिए,
अगर एंटीलिया मामले में ये जिलेटिन की छड़े ना रखकर कहीं गोली वोली हवाई चलाकर फर्जी बम धमाके करके मुकेश अंबानी को डराने में कामयाब हो जाते, हालांकि उनके पास Y+ सुरक्षा है जो केंद्र ने दे रखी है, लेकिन अगर ये कामयाब हो जाते तो क्या होता? महाराष्ट्र के सबसे बड़े उद्योगपति को डराने में कामयाब होने के बाद इनकी प्लानिंग थी कि जो और बाकी उद्योगपति हैं उन सबसे तो वसूली आराम से हो जाएगी, और यही इनका प्लान था कि पुलिस के जरिए इस तरह के काम कराएं और फिर उद्योगपतियों से वसूली करें। और इसीलिए ये भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया कि 2.5 साल में ये वसूली सरकार चली, भ्रष्टाचार चरम पे हुआ। जिस पुलिस पर भ्रष्टाचार रोकने का काम है वो ही भ्रष्टाचार कर रहा है अपराधियों के साथ मिलकर। ये हो रहा था, ये तो केंद्रीय एजेंसियां एक्टिव रही, केंद्र सरकार एक्टिव रही, वरना ये कई नेताओं को तो शायद मरवा ही देते, वो आज हमारे बीच नहीं होते। जिस तरह से उनके ऊपर हमले हुए, जिस तरह से FIR हुई, जेल भेजने के षड्यंत्र हुए, तो वो कहां जिंदा रहते? वो तो केंद्र बात को समझ रही थी, क्योंकि केंद्र के पास अपनी इंटेलिजेंस होती है, गृह मंत्रालय के पास, और गृह मंत्रालय को जो इनपुट्स मिल रहे थे उसमें नारायण राणे हो गया, उसमें किरीट सोमैया हो गए, उसमें देवेंद्र फडणवीस हो गए, उसमें जो ये बीजेपी के लीडर हैं उनको केंद्र अगर केंद्रीय सुरक्षा बलों की सुरक्षा ना देती तो आप उम्मीद कर रहे हैं कि महाराष्ट्र की पुलिस सुरक्षा कर पाती इनका? निश्चित रूप से नहीं। जहां सचिन वजय जैसे API बैठे हों वहां आप उम्मीद कर सकते हैं कि पुलिस में ही कोई ऐसा ना बैठा हो जो हत्या कर दे। यह सब महाराष्ट्र में चल रहा था, और आज तो DGP जेल के अंदर बंद है। अब पूर्व DGP अगर भ्रष्टाचारों में जेल में बंद है, अभी तो जांच होना बाकी है। मुंबई के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह अभी तो फरार हैं, नहीं तो आपको पता लगता कि किस तरह की चीजें यहां हुई हैं। धमाका होना बाकी है, मेरे जो सूत्र है वो ये बताते हैं कि अभी धमाका होना बाकी है। और वो जो परमाणु बम है ना, भारतीय जनता पार्टी ने वो लोकसभा 2024 के चुनाव के लिए संभाल के रखा है। यानी वो खुलासे जो देवेंद्र फडणवीस ने अभी किए हैं, उनके पास एक के बाद एक के बाद एक के बाद कई खुलासे करने के लिए उनके पास पिटारे में उनके रहते हैं छोटे छोटे बम। अभी तो ये छोटा सा बम छोड़ा है, बड़ा वाला बम अभी देवेंद्र फडणवीस के जरिए खुलना बाकी है। आप देखते रहिए, आगे ऐसे खुलासे होंगे कि जो लोग समझेंगे कि भाई ऐसा भी कोई सरकार कर सकती है क्या। आप सोचें, अभी तक जो चीजें सामने आई हैं कि दाऊद इब्राहिम से संबंध और छोटा शकील, कौन सा मिर्ची, ये क्या है? मतलब आप समझिए, जो आतंक के पर्याय थे महाराष्ट्र के अंदर, वो सरकार में बैठे लोगों को रेवड़ियां बांट रहे थे, यानी फ्री में फ्लैट दे दो, प्लॉट दे दो, पैसे दे दो, और उनको वो काम करने दो जो वो करना चाहते हैं। नशे का कारोबार, हथियारों का कारोबार, अवैध वसूली, ये सब चल रहा था। अभी प्रफुल्ल पटेल की जो बिल्डिंग का खुलासा हुआ है, वो भी बम ब्लास्ट के दोषियों से कांटेक्ट पता लगा है कि साहब फ्लैट ले लो लेकिन हमारी मदद करो। तो एनसीपी क्या यही करने में लगी थी? और शिवसेना भी फिर इसी रास्ते पे चली क्या? सवाल तो ये है, क्योंकि कोई अपनी पुरानी दोस्ती तोड़कर 15 साल पुरानी इस तरह का षड्यंत्र क्यों करेगा? इसके पीछे एक ही तथ्य नजर आता है कि अगर ये बीजेपी के साथ गठबंधन में रहते, बेशक उद्धव ठाकरे जी उप मुख्यमंत्री बनते, लेकिन उनको इतनी लूट खसूट की छूट नहीं मिलती। जो उनका बेटा आदित्य ठाकरे स्वच्छंदता से पार्टी में और मौज मस्ती में इन्वॉल्व रहे, जैसी खबरें आती थी, वैसा शायद तब ना कर पाते। तो ये चीजें समाज के सामने आई, महाराष्ट्र में ये चीजें उजागर हुई, तो आज पता लग रहा है कि ये किस तरह से अपनी महत्वाकांक्षा पूर्ति करने के लिए, भ्रष्टाचार फ्री होकर करने के लिए, अपराधियों के साथ गठजोड़ करने के लिए ये भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ के गए। लगता होगा कि जो मोदी जी ये नारा देते हैं कि जो ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, वो व्यक्ति इनको कैसे खाने देगा? तो ये चीजें सामने आई है। देवेंद्र फडणवीस ने बड़ा गंभीर आरोप लगाया है। इधर अभी तक बताऊं, प्रतिदिन बोलने वाले संजय राउत हमेशा
हर मुद्दे पर बोलते हैं, लेकिन इस मुद्दे पर अभी उनका कोई जवाब नहीं आया है। और हमेशा आपने देखा है कि शिवसेना बीजेपी पर ही आरोप लगाकर इतनी कर लेती है, ये कहते हुए कि साहब इन्हीं की गलती है, हम तो छोड़ना ही नहीं चाह रहे थे और हमने तो पहले से ही कहा था। लेकिन अब राज ठाकरे समेत कई नेताओं ने खुलासा किया है, जो इस समय एकनाथ शिंदे गुट में हैं, कि इस तरह की कोई डील बीजेपी के साथ नहीं हुई थी। उद्धव ठाकरे और उनका गुट ये गलत बयानी कर रहे हैं कि उनको भारतीय जनता पार्टी के लीडर, जो बड़े लीडर और इस समय गृह मंत्री अमित शाह हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री बनाने का वादा किया था। बहरहाल उद्धव ठाकरे की झूठ की पोल खुली है, संजय राउत की बयानबाजी की पोल खुली है, और किस तरह के षड्यंत्र महाराष्ट्र के अंदर सत्ता पाने के लिए बीजेपी के साथ किए गए। एक तरह से इसको कहें कि बीजेपी की पीठ में खंजर घोंपने का काम ये शिव सैनिक ने किया है, शिवसेना वालों ने किया है, उद्धव ठाकरे ने किया है, यदि देवेंद्र फडणवीस की बात सही है। वंदे मातरम।